नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने अब तक जो पढ़ा है वो उष्मागतिकी जो अपना पार्ट था उसे कंप्लीट किया है। ठीक है, उष्मागतिकी जो पार्ट था उसकी 3 यूनिट थी, यूनिट 3rd, 4th और 5th। उन तीनों यूनिट्स को अपने क्या किया है, अब कंप्लीट किया है। आज जो अपने शुरू कर रहे हैं वो आपकी ऑप्टिक्स जो बुक है प्रकाशिकी जो है, उस प्रकाशिकी को अपने शुरू कर रहे हैं। ठीक है, प्रकाशिकी जो आपकी बुक है उसे अपने शुरू कर रहे हैं। और प्रकाशिकी की भी कौन सी यूनिट अपने पढ़ रहे हैं, यूनिट 5 जो है वो अपने पढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ एक बातें यहाँ मैं आपको बताता हूँ और उसके बाद अपने क्या करेंगे, जो अपना ये वीडियो आज का इसे अपने शुरू करेंगे। सबसे पहले तो देखिए अपने जो पढ़ा है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि अपने अब तक क्या पढ़ा है। तो आपकी 2 बुक थी, एक तो थी अणुगति सिद्धांत, पेपर की बात कर रहा हूँ, अभी ये बुक्स की बात नहीं है, और एक थी उष्मा गतिकी। ठीक है, तो जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे थे उनकी तो ये बुक थी एक साथ दोनों। इसमें से उनकी 1st, 2nd यूनिट और ये थी उनकी 3rd, 4th और 5th यूनिट। ये बात थी इंटीग्रेटेड की। और जो सामान्य बीएससी है उनका देखिए, जो सामान्य बीएससी है उसके अंदर ये 3 यूनिट थी उनकी, यूनिट 3rd, 4th और 5th। ये इनका था पेपर 1st। जो सामान्य बीएससी है इनका ये पेपर कौन सा था, 1st था। और इनका ये पेपर कौन सा था, पेपर 2nd था। ठीक है, इनका ये पेपर 2nd है और बीएससी सामान्य बीएससी जो है इनका पेपर 2nd और ये पेपर कौन सा है, 1st पेपर है। तो 1st पेपर के अंदर अपने 3री, 4थी और 5वीं यूनिट जो है इन्हें कंप्लीट किया है उष्मागतिकी की। और दूसरा जो पेपर बचता है उसके अंदर आप लोग पढ़ रहे हो अणुगति सिद्धांत, जिसकी 3 यूनिट आपकी ये लगती है। ठीक है, जो सामान्य बीएससी है उनके अणुगति सिद्धांत की भी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। और उष्मागतिकी की भी कितनी यूनिट है, 3 यूनिट है। तो जो इंटीग्रेटेड के बच्चे हैं उनकी तो ये पेपर जो है ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि वो अणुगति सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं और उष्मागतिकी भी पढ़ चुके हैं। तो उनका जो इंटीग्रेटेड वाले बच्चे हैं उनका ये सिलेबस जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, उनकी ये बुक कंप्लीट हो जाती है, या पेपर आप बोल सकते हो उनका पेपर भी कंप्लीट हो गया, जो अणुगति सिद्धांत और उष्मागतिकी के नाम से था। 3 यूनिट इनकी और 2 यूनिट इनकी, तो उनकी 5 यूनिट इंटीग्रेटेड वालों की कंप्लीट हो जाती है। और इंटीग्रेटेड की जो बच्चे हैं इनकी 2 बुक बचती है, एक तो बचती है ऑप्टिक्स जो अपने आज शुरू कर रहे हैं, और दूसरी उनकी बुक जो बचती है वो बचती है इलेक्ट्रोस्टैट की, जो दूसरे सर आपको करवा रहे हैं। अब बात करते हैं जो सामान्य बीएससी के बच्चे हैं उनकी, तो उनका पेपर 1st है और उनकी ये 3 यूनिट अपने पढ़ चुके हैं। और अणुगति सिद्धांत की सर अभी करवा रहे हैं शायद, या करवा दी होगी, जो अणुगति सिद्धांत है इसकी 3 यूनिट। उसके बाद 2 यूनिट बचेगी इनकी उष्मागतिकी की और 2 यूनिट बचेगी ये जो आपका इनका पेपर 2nd है। तो यहाँ जो 2 यूनिट इनकी आने वाली है, 4थी और 5वीं यूनिट, ये तो ध्वनि और तरंगों के बारे में। और यहाँ पेपर 1st की जो 1st और 2nd यूनिट आने वाली है वो आती है इनके सांख्यिकी की। ठीक है, तो ये 2 यूनिट सांख्यिकी की बचती है और ये जो 2 यूनिट है वो बचती है उनकी ध्वनि और तरंगों के बारे में। यहाँ आप लोग सबसे पहले तरंग पढ़ोगे और उसके बाद में क्या पढ़ोगे, ध्वनि के बारे में, शोर और संगीत जो है उसके बारे में पढ़ोगे। यहाँ आप लोग सांख्यिकी के बारे में पढ़ोगे और कुछ एक पार्ट जो है वो आपके यहाँ पर क्वांटम का भी आएगा, जिसके अंदर आप क्वांटम जो है उसके बारे में पढ़ोगे। और कुछ एक बातें यहाँ पर आएगी आपकी सांख्यिकी के बारे में, जिसके अंदर आप लोग मैक्सवेल वोल्टेज मान की जो सांख्यिकी है, फर्मी डिराक की जो सांख्यिकी है, डिराक डेल्टा वगैरह जो है, वो सारी बातें आप लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो अभी के लिए उनकी उष्मागतिकी और अणुगति सिद्धांत जो है वो दोनों क्लासों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इनका ये इतना पोर्शन बचा है और शुरू जो अपने बुक कर रहे हैं ये कर रहे हैं प्रकाशिकी। आप लोग सिलेबस देखो, आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को डाउनलोड करो और वहाँ से अपना सिलेबस जरूर देखो एक बार के लिए कि कौन सा पेपर किस प्रकार से आपके लग रहा है, कितनी यूनिट्स आ रही है और यूनिट्स में आपके कौन कौन से पार्ट जो आते हैं और कौन कौन से आपके टॉपिक आते हैं। तो सबसे पहला काम आपका होता है सिलेबस देखना। ठीक है, हालांकि आपकी जो बुक आप जो पढ़ रहे हो उस बुक के शुरुआत का जो 1st पेज है, शुरुआत के 1-2 पेज है, उस पर अलग अलग यूनिवर्सिटी के सिलेबस दिए हुए मिलेंगे, उसमें आपको बीकानेर यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस मिलेगा। तो ये आपका प्रकाशिकी है, ये पेपर 3rd है। ठीक है, ये दोनों ही जो क्लासें हैं वो चाहे इंटीग्रेटेड हो चाहे सिंपल बीएससी हो, दोनों ही क्लासों के अंदर ये कौन सा पेपर है, ये पेपर 3rd है। ठीक है, 3rd पेपर है प्रकाशिकी का। और इसके अंदर 5-5 यूनिट दोनों के अंदर आनी है और 5वीं यूनिट जो है इसका सिलेबस दोनों के अंदर एक समान दिया गया है।
ठीक है, दोनों ही जो है उसके अंदर 5वीं यूनिट का सिलेबस एक समान दिया है, बाकी जो यूनिट्स है उनका सिलेबस जो है वो थोड़ा अलग है। तो उनका सिलेबस मैं आपको बताऊंगा जब अपने उन्हें पढ़ेंगे। अभी के लिए अपने प्रकाश की शुरू कर रहे हैं और इसकी 5वीं यूनिट पढ़ रहे हैं। 5वीं यूनिट इंटीग्रेटेड और जो सिंपल बीएससी है दोनों के लिए बिल्कुल एक समान है 5वीं यूनिट जो अपने पढ़ेंगे। तो बुक का नाम अपने प्रकाश की है, ऑप्टिक्स, पेपर दोनों ही क्लासों का 3rd है और यूनिट दोनों की कौन सी है, 5वीं यूनिट है। यूनिट का नाम क्या है, यूनिट का नाम अपने आता है इसमें लेज़र एवं होलोग्राफी, ये आपकी इस यूनिट का नाम है, लेज़र तथा होलोग्राफी। ठीक है, इंग्लिश के अंदर अपने इसे लिखते हैं LASER, ठीक है, लेज़र, और होलोग्राफी सीधा अपने लिख ही देते हैं, ये ए है, ए, ठीक है। तो ये होलोग्राफी है और ये क्या है, लेज़र। एक तो देखना लेज़र जब इंग्लिश में अपने लिखते हैं तो LASER लिखते हैं, ये जो अपने टर्म लिखते हैं इसे अपने क्या बोलते हैं, लेज़र बोलते हैं, LASER। आपकी जो बुक है इसके अंदर इसे लिखा गया है लेसर के नाम से, ठीक है, इसे अपने किस नाम से लिखा गया है, लेसर के नाम से लिखा गया है। हालांकि इसे अपने लेज़र बोलते हैं और लेज़र को कुछ ऐसा लिख सकते हैं आप लोग, लेज़र जो है इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं। तो लिखने से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, आप लोग लेज़र लिखो, लेसर लिखो, कुछ भी लिखो, और इंग्लिश के अंदर आप चाहो तो सीधा ये लिख सकते हो LASER, लेज़र, ठीक है। तो अपने शुरू कर रहे हैं इस यूनिट को, 5वीं यूनिट को, प्रकाशिकी की 5वीं यूनिट अपने क्यों शुरू कर रहे हैं, 5वीं यूनिट शुरू करने की वजह ये है कि इसके अंदर आप लोग टर्म्स जो पढ़ोगे वो टर्म्स कुछ एक आपकी जो अभी अपने थर्मो की 5वीं यूनिट खत्म की है उसके जैसी आएगी, ठीक है। जब आप लोग यूनिट को पढ़ना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर अपने जो टेक्निकल टर्म्स काम में ले रहे हैं वो कुछ एक टेक्निकल टर्म्स जो है वो जुड़ी हुई होगी। प्लांक जो आपने पढ़ा है, प्लांक का नियम अभी जो आपने खत्म किया है, रिलेजेंस जो पढ़ा है, वीन जो पढ़ा है, उनके जैसी कुछ एक टर्म जो है अपने यहाँ पर काम में आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो लेज़र जो है उसके बारे में दिया गया है, आपका जो चैप्टर है उसके अंदर फर्स्ट हेडिंग दी गई है लेज़र या लेसर, जो भी लिखो आप लोग। देखिए इसके अंदर जो फर्स्ट हेडिंग आपकी दी गई है वो दी गई है लेज़र। और लेज़र की बात करने से पहले अपने बताया गया है कि लेज़र क्यों, किस वजह से अपने लेज़र को पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो अपने पास में परंपरागत प्रकाश स्रोत है, परंपरागत क्या है आपके पास में जो प्रकाश स्रोत है, वो प्रकाश स्रोत वास्तव में क्या होते हैं, उन प्रकाश स्रोतों में क्या होता है, प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय दोलन होते हैं। उनमें किस प्रकार के दोलन होते हैं, विद्युत चुंबकीय दोलन होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, विद्युत चुंबकीय दोलकों के पुंज होते हैं, विद्युत चुंबकीय दोलकों के पुंज होते हैं। जो आपके पास में परंपरागत प्रकाश स्रोत हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पास में विद्युत चुंबकीय दोलक जो होते हैं उन दोलकों के पुंज होते हैं। और ये दोलक जो है ये क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से दोलन करते हैं। ये जो आपके पास में दोलक है ये यहाँ पर क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से दोलन करते हैं, स्वतंत्र रूप से ये क्या करते हैं, दोलन करते हैं। और इनके दोलन से क्या होता है, प्रकाश जो है उस प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ठीक है। अपने हिसाब से ये लगातार क्या करते रहे हैं, प्रकाश जो है उसका उत्सर्जन करते रहते हैं। परमाणु जो होता है उसे जब क्या किया जाता है, एनर्जी दी जाती है, तो परमाणु जो है वो कौन सी अवस्था में आ जाता है, परमाणु को एनर्जी देने पर परमाणु आ जाता है उत्तेजित अवस्था में, ठीक है। जब इसे एनर्जी दी जाती है परमाणु को तो परमाणु जो है आपका कौन सी अवस्था में आ जाता है, उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। जब ये उत्तेजित अवस्था में आता है तो यहाँ से ये उत्तेजित अवस्था में काफ़ी कम समय तक रहता है, लगभग 10⁻⁸ सेकंड तक ये क्या करता है, यहाँ उत्तेजित अवस्था में रुकता है। और उसके बाद ये अपने आप क्या कर देता है, प्रकाश का उत्सर्जन कर देता है। और प्रकाश का उत्सर्जन करने के बाद में ये मूल अवस्था जो होती है उसमें लौट आता है, ठीक है। मूल अवस्था में क्या होता है, ये लौट आता है। और मूल अवस्था में जब ये लौट करके आता है तो इसे मूल अवस्था में लौटने में जो समय लगा है उस समय को अपने बोलते हैं जीवन काल। उस समय को अपने सी समय जो है इसे अपने किस नाम से जानते हैं, इस समय को अपने जानते हैं जीवन काल के नाम से। ये सी समय जो है ये क्या कहलाता है, परमाणु का जीवन काल कहलाता है, ठीक है। तो 10⁻⁸ सेकंड तक ये क्या रहता है, अपनी जो उत्तेजित अवस्था है उसमें रुकता है। उसके बाद देखिए जब इसका उत्सर्जन होता है, यानी
अब ये क्या करेगा, एनर्जी को उत्सर्जित करेगा और मूल अवस्था में लौटेगा। तो जो फोटोन यहाँ पर उत्सर्जित होंगे उन फोटोनों की कला और उत्सर्जन की दिशा, यानी अब यहाँ से क्या उत्सर्जित होंगे, जो फोटोन उत्सर्जित होंगे, यहाँ से जो फोटोन उत्सर्जित होंगे, यहाँ से जो फोटोन उत्सर्जित होंगे उनकी कला या उत्सर्जन की दिशा, उत्सर्जन की कला या उत्सर्जन की दिशा, या आप लोग ध्रुवण बोल सकते हो, ध्रुवण तल वगैरह जो होता है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, ये अपनी मनमर्जी से क्या करते हैं, लगातार आते हैं और उत्सर्जित होते रहते हैं, इनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता है। तो इससे आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग स्पंद मिलेंगे। और ये जो स्पंद आपके पास में होंगे ये किस प्रकार के होंगे, ज्यावक्रीय होंगे, साइन वेव यहाँ पर बनेगी, परंतु इनके मध्य आपस में किसी भी प्रकार का कोई भी कला संबंध या दिशा या ध्रुवणता नहीं होगी। जैसे आपको इस प्रकार का यहाँ क्या मिलेगा, कोई एक स्पंद मिलेगा, और इसके अलावा इस तरीके का क्या मिले, आपको कोई स्पंद मिले। उसके बाद देखो तो आपको हो सकता है इस प्रकार का क्या मिले, कोई एक स्पंद मिले, इस तरीके का क्या मिले, आपको कोई एक स्पंद मिले। अलग अलग डायग्रामों में मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही डायग्राम हो। तो देखिए, जैसे ये आपको एक स्पंद मिल गया, उसके बाद हो सकता है अगला स्पंद आपको ये मिले, और हो सकता है किसी और परमाणु का जो स्पंद आपको मिले इस तरीके का मिले। तो आप लोग देख सकते हो ये टो सी जो आ रहा है सभी का, इसके अंदर जो ये स्पंद आपको प्राप्त हो रहे हैं, इनका आकार जो है वो क्या आ रहा है, सभी का अलग आ रहा है। तो इनके मध्य आपस में कोई कला संबंध नहीं है, किसी भी प्रकार की इनकी दिशा समान नहीं है, ध्रुवण तल समान नहीं है, यानी कला जो है वो सभी की क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, अपने इनको कहते हैं कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत। तो ये सभी जो आपके पास में आ रहे हैं ये किस प्रकार के हैं, ये सभी आपके पास में कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत है। इन सभी की कलाएं जो आपको क्या प्राप्त हो रही है, अलग अलग प्राप्त हो रही है। अब देखना एक बार फिर से मैं आपको सारी बातें रिपीट करता हूँ, अपने क्या क्या पढ़ा है। अपने बात कर रहे हैं परंपरागत प्रकाश स्रोत की, ठीक है। देखिए अपना टॉपिक तो लेज़र है, अपने बात करेंगे लेज़र की, और एक बार लेज़र पढ़ने के बाद में अपने लगातार लेज़र पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपने ये देख रहे हैं कि लेज़र जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी कि अपने सामान्य प्रकाश जो है वो लेज़र की तरह व्यवहार नहीं करता है, या सामान्य प्रकाश जो उसको अपने लेज़र की तरह काम में नहीं ले रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह ये है कि जो आपके पास में परंपरागत प्रकाश स्रोत है, परंपरागत प्रकाश स्रोत यानी जो आप लोगों के पास में परंपरागत प्रकाश उत्सर्जित करने वाले स्रोत है उनकी बात कर रहा है। तो जो परंपरागत प्रकाश स्रोत है उनमें वास्तव में होता क्या है, वो क्या होते हैं, तो वो अपने पास में क्या होते हैं, जो विद्युत चुम्बकीय दोलक होते हैं उन दोलकों के पुंज होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके पास में विद्युत चुम्बकीय दोलकों के पुंज होते हैं, और ये दोलक जो है ये स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, दोलन करते हैं, अपनी मर्जी से दोलन करते हैं। अलग अलग दोलक है, वो सभी अलग अलग दोलक क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से दोलन कर रहे हैं, उनके आपस में किसी भी प्रकार का क्या हो रहा है, कोई संबंध नहीं है। और स्वतंत्र रूप से ये दोलन करते हुए क्या करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। देखिए दोलन होगा तो प्रकाश का वहाँ पर क्या होगा, उत्सर्जन भी जरूर होगा। अब ये जो प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है ये देखिए कैसे होता है, कोई एक परमाणु उसे आपने क्या कर दिया, उत्तेजित अवस्था में ले आए, आपने उसे ऊर्जा दी, और कौन सी अवस्था में ले आए, आप लोग उसे उत्तेजित अवस्था में ले आए। तो आपको पता है कि उत्तेजित अवस्था में ये लगातार नहीं रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, ये कुछ एक समय तक क्या करेगा, उत्तेजित अवस्था में रहेगा। जैसे यहाँ आपने देखें तो टो सी इक्वल 10⁻⁻8 सेकंड तक ये कौन सी अवस्था में रहेगा, ये उत्तेजित अवस्था में रहेगा। इसके बाद में ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ये जितने समय तक उत्तेजित अवस्था में रहता है उस समय को अपने किस नाम से जानते हैं, उस समय को अपने जीवन काल के नाम से जानते हैं। टो सी इक्वल 10⁻⁻8 सेकंड जो है ये क्या है, इस परमाणु का जीवन काल है। जितने समय तक ये उत्तेजित अवस्था में रहे, यानी आपने एनर्जी दी, उत्तेजित अवस्था में चला गया, और फिर से ये क्या हो गया, ऊर्जा का उत्सर्जन किया इस फोटोन ने, और क्या हो गया, ये मूल अवस्था में आ गया। तो कितने समय तक ये वहाँ पर रहता है, ये क्या कहलाता है, इसका जीवन काल कहलाता है। तो इतने समय के बाद ये फिर से क्या हो जाता है, फोटोन उत्सर्जित हो जाता है। अब ये जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं इनकी कला में या इनकी उत्सर्जन की दिशा में या इनका जो ध्रुवण तल है उनमें किसी भी प्रकार का संबंध नहीं मिलता है, ठीक है। सभी जो है, सभी की कला, सभी का ध्रुवण तल, सभी की उत्सर्जन की दिशा जो है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। इनका यदि आप लोग ग्राफ खींचो
तो वो ग्राफ आपको ज्यावक्रीय साइन वेव के रूप में तो अवश्य मिल रहा है। देख सकते हो आप लोग सभी फोटोनों के लिए, अलग अलग फोटोनों के लिए आप लोग ग्राफ देखो तो वो आपको क्या मिल रहे हैं, सभी के लिए आपको ग्राफ साइन वेव तो मिल रहे हैं, परंतु इनकी शेप जो है वो सभी की क्या आ रही है, अलग अलग प्रकार की प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब आप लोग ये मत सोचना कि एक तो साइन का एक कोस का, ये ग्राफ तो उनके है नहीं। अपने साइन वेव का मतलब हो गया सामान्य साइन वेव की, ये अपनी बात कर रहा है। ठीक है, यदि अपने साइन वेव बनाए तो इसी तरीके से बनाते हैं। ये कहाँ से शुरू होगा वो तो डिपेंड करेगा अपने पास में उसका फेज एंगल कितना है, कला कोण कितना है। ठीक है, कला कोण कितना है, 90 + पाई, 90 - पाई, इस तरीके से अपने लिखते हैं, तभी वो साइन किस में बदल जाता है, कोस में बदल जाता है। तो आपके पास में ये जो वेव आ रही है ये साइन वेव जरूर आ रही है, पर इनमें आपस में किसी में भी क्या नहीं है, कला संबद्धता नहीं है। जैसे जो खुद साइन वेव का अपने पास में आ रहा है तो वो तो साइन का है ही, पर जो आपके पास में कोस की तरह जो दिख रहा है वो 90 + पाई हो सकता है या 90 - पाई हो सकता है, जिससे वो किसकी तरह दिख रहा है, आपको कोस की तरह दिख रहा है। तो इनमें किसी में भी आपस में क्या नहीं है, कला संबद्धता नहीं है, उत्सर्जन की दिशा समान नहीं है, इसलिए अपने इसे क्या बोलते हैं, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रकाश है इन्हें अपने क्या कहते हैं, कला असंबद्ध प्रकाश कहते हैं, क्योंकि ये कुछ दूरी के लिए अपने शुद्ध क्या रहती है, कुछ दूरी के लिए ये अपने पास में शुद्ध ज्यावक्रीय रहती है। जैसे यहाँ से यदि देखें, यदि यहाँ तक इसे बनाए तो ये कुछ दूरी तक तो अपने पास में क्या है, शुद्ध ज्यावक्रीय अपने पास में है, परंतु उसके बाद में ये क्या हो जाती है, इनकी शेप जो है वो लगातार बदलती रहती है, अलग अलग शेप जो है इनकी अपने को प्राप्त होती रहती है। ठीक है, तो ये अपनी कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत की बात कर रहे हैं। ये जो अपने स्पंद उत्सर्जित हो रहे हैं ये क्या करते हैं, ये अपने पास में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण जो है वो उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जिससे परिणामी तीव्रता जो है वो क्या करती है, समय और स्थिति पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि किसी भी बिंदु की यदि अपनी बात करें तो उस बिंदु पर जो औसत प्रभाव होता है वो औसत प्रभाव आपको दिखेगा। ठीक है, यानी ये जो है ये पुंज लगातार क्या करते जाएंगे, आपस में जो आपको ऊर्जाएं प्राप्त हो रही है ये संपोषी और विनाशी व्यतिकरण जो है उत्पन्न करती जाएगी। प्रकाश की जो किरणें आपको प्रकाश प्राप्त हो रहा है ये किस प्रकार का व्यतिकरण उत्पन्न करेगा, संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करेगा, और विनाशी व्यतिकरण भी क्या है, उत्पन्न करेगा। परंतु किसी बिंदु की यदि बात करें तो उस बिंदु पर आपको क्या दिखेगा, संपोषी और विनाशी जो भी व्यतिकरण हो रहा है उनका परिणामी प्रभाव आपको उस बिंदु पर दिखाई देगा। ठीक है, परिणामी प्रभाव आपको दिखाई देगा, तो इसलिए जो उस बिंदु पर तीव्रता होगी वो सभी तीव्रताओं के योग के क्या होगी, बराबर होगी। किसी बिंदु पर यदि तीव्रता की बात करोगे तो वो तीव्रता कितनी आएगी, I1 + I2 + I3 +, इस तरीके से अपने पास में वो तीव्रताएं आएंगी। तो ये तीव्रताएं सभी तीव्रताओं के योग के बराबर आएगी। और यदि आपके पास में क्या हो, ये n आपके पास में फोटोन उत्सर्जित हो रहे हो और सभी जो है सभी की तीव्रता यदि क्या हो, समान हो, यदि सभी की तीव्रता समान ले, सभी की तीव्रता यदि क्या हो, समान हो, मतलब I1 = I2 = I3 बराबर किसके हो, I1 के बराबर हो, तो उसमें I जो है आपको क्या प्राप्त होगा, NI1 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी जो परिणामी तीव्रता आपको प्राप्त होगी वो कितना गुना प्राप्त होगी, आपको n गुना प्राप्त होगी। परंतु अब अपने पास में क्या है, अब हमारे पास में कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत भी उपलब्ध है जो क्या होते हैं, कालिक रूप से और आकाशीय दृष्टि से पूर्ण रूप से कला संबद्ध होते हैं। ठीक है, जो अपने समय और स्थिति जो है इन दोनों के हिसाब से यदि अपने देखें, यानी अपने पास में अब क्या है, कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत भी है जो कालिक रूप से और स्थानिक रूप से, ऐसे प्रकाश स्रोत भी है जो कालिक रूप से और स्थानिक रूप से, अपने बात करेंगे कालिक और स्थानिक की डिटेल से अपने पढ़ेंगे कि कालिक और स्थानिक का क्या मतलब होता है। तो कालिक और स्थानिक दोनों रूप से क्या है, पूर्ण रूप से कला संबद्ध है। ठीक है, वर्तमान में ये तो अपने परंपरागत की बात हो गई। देखना यहाँ तक तो अपने जो बात की है ये किसकी बात की है, परंपरागत प्रकाश स्रोत की बात की है कि I जो है वो किसके बराबर आ रहा है, NI1 के बराबर आ रहा है। परंतु वर्तमान के अंदर अपने पास में क्या है, वर्तमान में हमारे पास में कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत भी है जो कालिक रूप से और स्थानिक रूप से दोनों ही रूप से किस प्रकार के प्राप्त होते हैं, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत अपने को प्राप्त होते हैं। या आप लोग ये बोल सकते हो कि यहाँ से जो ये प्रकाश स्रोत आपके पास में वर्तमान वाले हैं इनसे जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं, इन सभी उत्सर्जित फोटोनों की इस लाइन की वजह आप लोग ये बात बोल सकते हो कि वर्तमान में जो प्रकाश स्रोत है कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत भी है जिनसे जो फोटोन उत्सर्जित हो रहे हैं उन उत्सर्जित फोटोनों की कला उत्सर्जन की दिशा
उनकी कला उत्सर्जन की दिशा और ध्रुवण तल वो क्या प्राप्त हो रहे हैं, समान प्राप्त हो रहे हैं। ध्रुवण तल, उत्सर्जन की दिशा और कला जो है वो क्या प्राप्त हो रही है, एक समान प्राप्त हो रही है। इन प्रकाश स्रोतों को जो पूर्ण रूप से क्या है, जो पूर्ण रूप से कालिक और स्थानीय कला संबंध प्रकाश स्रोत है, इनको जाना जाता है लेजर्स के नाम से। ठीक है, इन प्रकाश स्रोतों को अपने किस नाम से जानते हैं, इन प्रकाश स्रोतों को अपने जानते हैं लेज़र के नाम से। अपने बात करेंगे इसकी भी कि लेज़र्स होते क्या हैं, लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी भी अपने बात करेंगे। पर अभी अपने सिर्फ एक बेसिक बात की है कि अब वर्तमान में अपने पास में क्या है, पूर्ण रूप से कालिक तथा स्थानिक कला संबंध प्रकाश स्रोत है, जिनको क्या नाम देते हैं, जिनको अपने नाम देते हैं लेजर्स। जो अपने पास में क्या है, पूर्ण रूप से कला संबंध प्रकाश स्रोत है। तो जो पूर्ण रूप से कला संबंध प्रकाश स्रोत है, जिनकी उत्सर्जन की दिशा, ध्रुवण की दिशा समान है और कला समान है, वो प्रकाश स्रोत क्या कहलाते हैं, अपने लेजर्स कहलाते हैं। लेजर्स के अंदर आप लोग देखोगे कि इनसे जो प्रकाश आएगा वो किसी बिंदु पर जब आएगा तो सभी की कला क्या होगी, सभी की कला होगी एक समान। तो कला जब सभी की समान होगी तो इससे आपको जो आयाम प्राप्त होगा वो परिणामी आयाम देखिए कितना मिलेगा। परिणामी आयाम लेजर्स जो आपके पास में, इससे आपको देखिए परिणामी आयाम क्या मिलेगा। परिणामी आयाम आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस, इस तरीके से परिणामी आयाम जो है वो क्या आएगा, सभी का योग के बराबर आएगा। और यदि आपके पास में क्या हो, प्रकाश स्रोत समान हो, यदि सभी प्रकाश स्रोत आपके पास में क्या हो, समान हो, तो समान प्रकाश स्रोत यदि आपके पास में होंगे तो E किसके बराबर आएगा, NE1 के बराबर आएगा। आप लोग जानते हो कि I और E में क्या रिलेशन होता है, तो I और E में ये रिलेशन जो आपको प्राप्त होता है, यानी जो तीव्रता होती है वो आयाम की स्क्वायर के क्या होती है, समानुपाती होती है। I किसके समानुपाती होता है, E स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है, और यहाँ से यदि आप लोग देखो, इसकी यदि मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये आपको मिलता है E1 की स्क्वायर। इस टर्म की यदि आप लोग क्या कर देते हो, स्क्वायर कर देते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है E स्क्वायर इक्वल N स्क्वायर और E1 की स्क्वायर। अब देखिए I और E की स्क्वायर क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, तो E स्क्वायर की जगह I आएगा, N स्क्वायर अपनी जगह रहेगा और यहाँ क्या आएगा, I1 आएगा। ठीक है, I किसके बराबर आ रहा है, N स्क्वायर I1 के बराबर आ रहा है। यदि दोनों की तुलना करके देखो, जैसे इसे मैं समीकरण नंबर 1 लगाऊं परंपरागत वाले को, और जो वर्तमान में जो लेजर्स जो आपके पास में, उसको यदि अपने समीकरण नंबर 2 लगाएं, तो समीकरण 1 की और समीकरण 2 की जब तुलना की जाती है, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करके देखो, ये समीकरण 1 आपके पास में है और ये समीकरण 2 आपके पास में है। दोनों समीकरण की आप लोग क्या करते हो, यदि तुलना करते हो तो आप लोग देखते हो I किसके बराबर आ रहा है, NI1 के बराबर आ रहा है। I किसके बराबर है, NI1 के बराबर है, और यहाँ I किसके बराबर है, N स्क्वायर I1 के बराबर है। I किसके बराबर है, N स्क्वायर I1 के बराबर। यानी जो आपके पास में वर्तमान वाले लेजर्स हैं, उनसे जो तीव्रता प्राप्त हो रही है वो परंपरागत वालों से कितनी गुना ज़्यादा प्राप्त हो रही है, N गुना ज़्यादा प्राप्त हो रही है, क्योंकि यहाँ N से मल्टीप्लाई होकर के आ रहा है और वहाँ N स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई होके आ रहा है। तो इससे जो अपने प्रकाश स्रोत आता है उसकी तीव्रता N गुना क्या होती है, अधिक प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए अपने किसे काम में लेते हैं, परंपरागत प्रकाश स्रोत की तुलना में अपने लेजर्स को ज़्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, कुछ एक बातें फिर से फटाफट आपको बताता हूँ कि एक तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम पूछने के चांस बनते हैं जिसमें आपको पूछे कि लेजर्स अपने क्यों काम में आते हैं, क्योंकि कुछ एक बेसिक बातें यहाँ से पूछी जाती है। जैसे आपको प्रकाशिक कंपन जो है उसके बारे में पूछता है, या आइंस्टीन के गुणांकों में आगे पढ़ेंगे उसमें संबंध पूछेगा, या फिर आपको रूबी इलियम नियन 2 लेज़र आपके लगते हैं, उन दोनों में से कोई एक लेज़र जो है वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, या फिर लेज़र का सिद्धांत जो है वो आपको पूछते हैं। तो ऐसी बातें बहुत कम पूछने को मिलती है आपके। तो देखिए, जो परंपरागत प्रकाश स्रोत होता है उसमें क्या हो रहा था, प्रकाश और विद्युत चुंबकीय दोलकों के पुंज थे और वो क्या कर रहे थे, लगातार दोलन कर रहे थे, उससे प्रकाश उत्सर्जन हो रहा था, परंतु उनमें आपस में किसी भी प्रकार की कला संबद्धता नहीं थी। उनमें संपोषी व्यतिकरण भी हो रहा था और उनमें विनाशी प्रकार का व्यतिकरण भी हो रहा था। परंतु यदि किसी एक पॉइंट की बात की जाए तो किसी एक पॉइंट पर संपोषी विनाशी किसी भी प्रकार का व्यतिकरण उत्पन्न हो, परंतु परिणामी प्रभाव उस बिंदु पर अपने देखेंगे। तो परिणामी तीव्रता I जो है वो किस
किसके बराबर आएगी, सभी तीव्रताओं के जोड़ के बराबर आएगी। और यदि सभी तीव्रताएं समान आ रही है, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी आ सकती है तीव्रता, तो वो समान भी हो सकती है, यदि वो समान होती तो I किसके बराबर होता है, NI1 के बराबर प्राप्त होता है अपने को। ठीक है, तो ये प्रकाश बिल्कुल किस प्रकार का है, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत है। जब अपने कला संबंध प्रकाश स्रोत की बात करें, जो पूर्ण रूप से कला संबंध है, कला संबंधता आपके दो प्रकार की होती है, एक स्थानिक होती है और एक कालिक होती है। अपने पढ़ेंगे इसे जब व्यतिकरण पढ़ेंगे उसमें कि कला संबंधता अपने क्या होती है। तो यहाँ कला संबंधता जो है वो कला संबंध प्रकाश स्रोत आपके पास में लेजर है। इससे जो आपके पास में परिणामी आयाम आएगा वो सभी के जोड़ के बराबर आएगा, सभी आयामों के जोड़ के बराबर आएगा। और यदि प्रकाश स्रोत समान है तो यहाँ क्या होगा, प्रकाश स्रोत समान है तो E1 बराबर E2 बराबर E3, ये सभी किसके बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। जैसे E1 के ये क्या हो, बराबर हो, तो E किसके बराबर आएगा, N E1 के बराबर आएगा यदि इनकी संख्या स्मॉल n हो। अब देखिए, आप लोग जानते हो तीव्रता और आयाम जो होता है उसमें क्या संबंध होता है। तीव्रता समानुपाती होती है आयाम के स्क्वायर के, I समानुपाती होता है E स्क्वायर के। तो यहाँ E स्क्वायर किसके बराबर है, N स्क्वायर E1 स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर, E स्क्वायर N स्क्वायर E1 स्क्वायर के ये बराबर है। अब I समानुपाती E स्क्वायर होता है तो E स्क्वायर की जगह आप लोग क्या रखोगे, I लिखोगे, और E1 स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिखोगे, I1 लिखोगे। N स्क्वायर अपनी जगह है। समीकरण 1 के अंदर तो आपको प्राप्त हो रहा है I इक्वल NI1 समीकरण 1 में, तो और समीकरण 2 में आपको प्राप्त हो रहा है N स्क्वायर I1, यानी ये क्या है, ये उसकी तुलना में n गुना ज़्यादा है। जो समीकरण 1 है उसकी तुलना में ये कितना गुना ज़्यादा है, n गुना ज़्यादा है। तो ये अपने पास में किस प्रकार का प्रकाश स्रोत होता है, लेजर्स है। अब अपने बात करते हैं कि जो लेजर्स आपके पास में उसे प्राप्त कैसे किया जाता है। लेज़र जो आपके पास में इसे अपने प्राप्त कैसे करेंगे, और लेजर्स जो अपने पास में आता है इसकी फुल फॉर्म अपनी क्या होती है। तो देखिए, लेज़र को प्राप्त कैसे किया जाएगा, तो इसे प्राप्त किया जाएगा, ये अपने को पता चलता है इसके नाम से। इसका नाम जो है उसका मतलब बनता है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। तो लेज़र्स जो है इसके नाम से अपने को पता चल जाता है कि इसे अपने प्राप्त कैसे किया जाएगा। ठीक है, इसका नाम देखो, L जो लिखा गया है इसका मतलब होता है लाइट। L का मतलब क्या है, लाइट। और जो A लिखा गया है इस A का मतलब बनता है एम्प्लीफिकेशन। A का मतलब क्या बनता है, एम्प्लीफिकेशन। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन किसके द्वारा, बाई स्टिमुलेटेड और E का मतलब बनता है एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन ये A है, स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशंस। तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन, यानी ये आपको कैसे प्राप्त होता है, तो ये आपको प्राप्त होता है प्रकाश के प्रवर्धन के द्वारा। लाइट एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है प्रकाश का प्रवर्धन, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन जो आपने वर्ड लिखा है इसका मतलब होता है प्रकाश का प्रवर्धन। और किसके द्वारा, उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा। स्टिमुलेटेड एमिशन जो आपने लिखा है इसका मतलब होता है, इसका लिखेंगे, और रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण, जो आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब होता है उद्दीपित उत्सर्जन। जो एमिशन लिखा है इसका मतलब होता है उत्सर्जन। तो अपने इसका पूरा नाम बन जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या बन जाता है, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन। अपने ये भी पढ़ेंगे उद्दीपित उत्सर्जन का क्या मतलब है। तो विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का या विकिरण का प्रकाश का प्रवर्धन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब प्रवर्धन होता है, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना। तो ये अपने क्या होता है, लेज़र का पूरा नाम है। ये इंग्लिश के अंदर है और ये इसका नाम बनता है हिंदी के अंदर। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। यदि लेज़र के अंदर जो सिद्धांत है उसकी बात करें तो लेज़र का जो सिद्धांत है उसके बारे में सबसे पहले बताया था आइंस्टीन ने। लेज़र के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, आइंस्टीन ने बताया था। और इसका उपयोग जो है
इसका उपयोग मेसर्स बनाने में सबसे पहले किया था। टाउन्स जो नाम का वैज्ञानिक था, टाउन्स नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले काम में लेकर के इससे क्या बनाया था, मेजर्स जो होते हैं उन्हें बनाया था। माइक्रोवेव बनता है, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, ये बनता है। बचाओ अपने इसका आगे पढ़ेंगे, पर आपको मैं ये बता दूं कि रूबी लेज़र जो है वो सबसे पहले किसने बनाया था, मेमन नाम का जो वैज्ञानिक था उसने बनाया था, ठीक है। बचाओ कल पढ़ेंगे।